नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए हमारा जो जीके जीएस का इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यह क्लास आपका आने वाले जितने भी वैकेंसी है जहां पर आपका जीके जीएस पूछे जाएंगे, तो उनके लिए क्लास आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, जो कि सभी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? आज का पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए आपका जिम्मेदार है। ये आपको बताना है कि सरकार की कौन सी शाखा है जो कि नीतियों को जो कि कानून और क्या बोला जा रहा है कि कानून और नीति को लागू करने में जिम्मेदार है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्यकारिणी शाखा जो है, ये आपका कानून और नीति दोनों को ही लागू करने में ये जो मुख्य भूमिका निभाती है, कार्यकारिणी शाखा। आइए अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्यकारिणी सरकारी शाखा है जो कानूनों और नीतियों को लागू करने में ये जिम्मेदार यानी कि मुख्य भूमिका निभाती है। उसके बाद सरकार की इस शाखा को पास प्रशासन एकमात्र अधिकार और क्या है, उत्तरदायित्व है। अब इसका शाखा के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति इस शाखा का हिस्सा होते हैं। कौन कौन? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आपका राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में सरकार की यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख लीजिए। भारत सरकार की 3 शाखाएं हैं। क्या आपका कार्यकारिणी शाखा है, विधायिकी शाखा है और न्यायिकी शाखा है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट शाखा है साथियों। 3 इम्पोर्टेंट शाखा है, 3 कार्यकारिणी, विधायिका और कार्यपालिका। इनमें से मुख्य कार्य यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कार्यकारिणी का क्या काम होता है, तो यह शाखा विधायिका द्वारा क्या करता है, अधिनियमित कानूनों को लागू करता है। कौन? ये कार्यकारिणी शाखा जो विधायिका द्वारा अधिनियम कानूनों को लागू करता है। कौन? ये कार्यकारिणी। और विधायिका पर चर्चा करते हैं तो इसका मुख्य कार्य कानून बनाने का काम होता है। किसका? ये विधायिका का कानून बनाने का काम होता है। और न्यायपालिका का काम क्या होता है साथियों? तो न्यायपालिका का काम होता है हमारा प्रपत्र क्या है, विवादों का निपटारा करना। क्या काम होता है? प्रपत्र विवादों का निपटारा करना। और सभी नागरिकों को न्याय दिलाने का काम कौन करता है? तो ये न्यायपालिका काम करता है। विवादों का निपटारा करना और नागरिकों को न्याय प्रदान करना न्यायपालिका। विधायिका काम हो गया आपका कानून बनाने का काम विधायिका करता है। और कार्यकारिणी का काम होता है विधायिका द्वारा अधिनियमित कानूनों को लागू करने का काम कार्यकारिणी का होता है। तो इस क्वेश्चन पर ये जो स्लाइड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये आपका डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा आपका पेपर में। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि माउंट सेंट क्या है? माउंट सेंट हेलेंस में स्थित है। सेंट हेलेंस में स्थित ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपको बताना है कहाँ स्थित है माउंट सेंट हेलेंस। तो साथियों ये माउंट सेंट हेलेंस हमारा है हो जाएगा आपका सही उत्तर। USA में स्थित है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है आपका माउंट सेंट हेलेंस। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। हमारा क्या बोला जा रहा है कि माउंट सेंट हेलेंस जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इस क्या है इसके मेनिया काउंटी आपका वाशिंगटन DC यानी कि USA में स्थित है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि खाद्य अवशिष्ट सूचकांक 2024 हाल ही में क्या बोला जा रहा है कि समाचारों में रही है, इसके द्वारा जारी किया गया है। ये आपको बताना। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? ये खाद्य अवशिष्ट सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया है साथियों? आइए इसके बारे में देख लेते हैं। खाद्य अवशिष्ट सूचकांक जो है
ये आपका क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये आपका शुरू किया गया है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अवशिष्ट खाद्य रिपोर्ट, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार किसने जीता है। ये आपको बताना है कि टाइम्स पावर पुरस्कार जो है 2024 किसके द्वारा जीता गया है, तो ये आपको बताना है। तो किसके द्वारा जीता गया साथियों, ये हो जाएगा आपका विजय जैन के द्वारा जीता गया है आपका टाइम्स पावर आइकन पुरस्कार 2024। आइए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि विजय जैन के द्वारा आपका टाइम्स पावर आइकन 2024 को जीता गया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका क्या होती है, ये आपको बताना। तो कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की मुख्य भूमिका यानी कि वास्तविक भूमिका क्या होती है, तो वास्तविक में या ईटीसी में इलेक्ट्रॉन के अंतिम स्वीकर्ता होता है आपका, इसका काम किसका, ये कोशिकीय श्वसन का, जहाँ ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका ईटीसी में इलेक्ट्रॉन का अंतिम क्या है, स्वीकर्ता। आइए अब इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काम है कोशिका श्वसन की प्रक्रिया में कोशिका द्वारा ऊर्जा को संचालित करने के उपयोग में की जाती है, यह तो आपको पता है। और ऑक्सीजन का उपयोग प्रक्रिया में अंतिम चरण में ये इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी कि ईटीसी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में होता है। कहाँ होता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली में होता है। और इस दौरान क्या होता है, इस दौरान आपका एटीपी का अधिकतम संख्या में संश्लेषित होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति इलेक्ट्रॉन स्वीकर्ता उपलब्ध निश्चित करती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित शामिल होते हैं। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में कौन शामिल होते हैं, तो सजीव और आपका भौतिक कारक, ये दोनों शामिल होते हैं आपका किसमें, ये पारिस्थितिकी तंत्र में। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर एक पारिस्थितिकी तंत्र के में जीवों का एक समुदाय होता है जिसमें उनके भौतिक वातावरण के दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक दोनों ही होते हैं किसमें, पारिस्थितिकी तंत्र में। जैविक में यहाँ पर देख सकते हैं, अजैविक में निर्जीव जीव, वायु जल मिट्टी खनिज लवण सूर्य के प्रकाश जो है यह अजैविक में आते हैं। और जैविक में कौन कौन आते हैं, तो जैविक में यहाँ पर देख सकते हैं कि जीवित जीव जैसे निर्माता उपभोगकर्ता और जैव अवघटक, ये जैविक में आते हैं निर्माता उपभोगकर्ता और अवघटक। आइए आगे हम लोग का कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट स्लाइड है साथियों। यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रैखिक अनुक्रम जहाँ पोषण तत्व और ऊर्जा के जीव एक दूसरे से क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। जैसे उत्पादक के यहाँ पर क्या है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण जैसे हरे पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आपका उत्पादक। और प्रथम उपभोक्ता कौन होते हैं, तो प्रथम उपभोक्ता उत्पादकों पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ये आपका जैसे उदाहरण के रूप में आपका टिड्डा जिस प्रकार से हुआ। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करते हैं, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है साथियों। द्वितीय उपभोक्ता क्या करते हैं, ऊर्जा के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। हाँ साथियों ये आपका इम्पोर्टेंट है। द्वितीय उपभोक्ता जो है ये अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर करते हैं, तो ये आपका ऊर्जा के लिए आपका दूसरे यानी कि ऊर्जा के लिए आपका प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं द्वितीय उपभोक्ता। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए जिस प्रकार से जैसे मेढक आपका दूसरे यानी कि मेढक प्रथम उपभोक्ता, जैसे टिड्डा पर निर्भर करता है मेढक। तो उसी प्रकार से आपका तृतीय उपभोक्ता जो है, तृतीय उपभोक्ता में भोजन के लिए द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहता है कौन, ये तृतीय उपभोक्ता। उदाहरण के रूप में जैसे आपका सांप जो है। उसके बाद जैव अवघटक पर चलते हैं। तो जैव अवघटक जो है सूक्ष्म जीव है जो मृत और क्षय सामग्री को क्या करता है, ह्यूमस में बदल देने का काम करता है, जो मिट्टी को समृद्ध कर। उदाहरण जैसे आपका जीवाणु हो गया, कवक हो गया, यानी कि बैक्टीरिया फंगस जो है
ये आपका जैव अवघटक का एग्जाम्पल है। तो ये स्लाइड आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है साथियों, इसको आपको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना है। आइए अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा जो डायग्राम है ये किस प्रकार से जो है आपको बता रहा है, जैसे कि आपको प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि ये वो क्या है, प्रोड्यूसर है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये टिड्डा किस पर निर्भर करता है, तो टिड्डा हम लोग का ये घास फूस इस पर निर्भर करता है। और ये सेकेंडरी उपभोक्ता किस पर निर्भर करता है, तो सेकेंडरी उपभोक्ता आपका किस पर निर्भर करता है, तो ये प्रथम उपभोक्ता पर निर्भर करता है आपका सेकेंडरी। और टर्सरी यानी कि तृतीय उपभोक्ता आपका द्वितीय पर निर्भर करता है। उसी प्रकार से ये जो साइकिल है ये फाइनल कंज्यूमर यानी कि जो सांप है, सांप को आपको कौन खाएगा, सांप को हम लोग का ये चील खाएगा। उसके बाद चील जब मर जाएगा तो उसको डिकम्पोज यानी कि डिकम्पोजर जो है उसको क्या करेगा, उसको फिर से नष्ट कर देगा और उसको मिट्टी में परिवर्तन कर देगा। तो इस प्रकार से जो है आपका साइकिल जो है आपका रिसाइकल ये चलते रहता है, एक के बाद एक इस प्रकार से। अब आगे हम लोग का यहाँ पर चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया, तो नीली क्रांति का आरंभ आपका कौन सा पंचवर्षीय योजना पर किया गया है, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। 7वीं होगा क्या, आइए देख लेते हैं। तो हाँ साथियों, ये हम लोग का नीली क्रांति जो है आपका कौन सा पंचवर्षीय योजना पर जो है शुरू हुआ था, तो नीली क्रांति आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है आपका नीली क्रांति। आइए अब 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था, तो यह 1985 से लेकर 1900 के दौरान नीली क्रांति को पहली बार भारत में नीली क्रांति मिशन के रूप में शुरू किया गया था। कब, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 90 के दौरान में नीली क्रांति मिशन। अब मत्स्य किसान विकास एजेंसी यानी कि FDA केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। जैसे सघन समुद्री मत्स्य कार्यक्रम के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 के बीच में ये आपका शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर हाँ साथियों, आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्रांति है ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपका बार बार रेगुलर बेसिस पर आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहेगा। जैसे लाल क्रांति किससे संबंधित, तो मांस और पोल्ट्री के क्षेत्र में। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन झींगा उत्पादन से संबंधित आपका गुलाबी। और श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से संबंधित है यानी कि डेयरी। और पीली क्रांति किससे संबंधित, तो पीली क्रांति आपका खाद्य तिलहन से संबंधित है। और हरित क्रांति आपका खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि के लिए। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्ण क्रांति आपका बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है आपका स्वर्ण क्रांति। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइबर क्रांति आपका जूट उत्पादन से संबंधित है आपका फाइबर क्रांति। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना क्वेश्चन आपको बन सकता है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन आपको क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, नर्मदा नदी बेसिन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी बेसिन है, यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है इसके हिसाब से। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। ये हम लोग का महानदी हो गया सही उत्तर। और यहाँ पर कुल इसका क्षेत्रफल यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितना कवर करता है, तो ये हो जाएगा। अब महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महानदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में फरसिया गांव के पास से। और इसका मुख्य सहायक नदी क्या है, शिवनाथ है। ये कुछ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग का नर्मदा नदी बेसिन पर। तो ये नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में लगभग ये कितना किलोमीटर तक एरिया जो घेरती है ये आपको देखना है। कहाँ कहाँ, ये गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर ये बहती है।
मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी अमरकंटक के निकट से ये मैकाल श्रेणी से ये निकलती है। ये आपका इंपॉर्टेंट साथियों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अगर कहाँ है पूछा जाएगा तो उद्गम स्थल अमरकंटक के निकट ये मैकाल श्रेणी से निकलती है यह नर्मदा नदी। इसके मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो मुख्य सहायक नदियाँ उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जैसे केवल ओरसांग है इम्पोर्टेंट। आइए अब हम लोग ताप्ती नदी पर देखते हैं। तो ताप्ती जो है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मताई से सतपुड़ा पर्वतमाला से इसका क्या होता है, ये नदी निकलती है, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी का नाम सूर्य के पुत्री की ताप्ती से आया है। सूर्य के पुत्री देवी ताप्ती से आया है। कौन? ये ताप्ती नदी। और बेसिन सूरत बुरहानपुर इस प्रकार से ये आपका देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, ये ये कावेरी नदी का यहाँ पर बेसिन है, यहाँ पर देख सकते हैं। कावेरी नदी बेसिन तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पड़ता है। कहाँ? कावेरी नदी कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पड़ता है कावेरी नदी का बेसिन। और इसका उद्गम पर बात करते हैं तो पश्चिमी घाट की तलहटी से होती है। कहाँ से? ताला कावेरी में पश्चिमी घाट की तलहटी से होती है किसका उद्गम? ये कावेरी नदी का उद्गम। चलिए अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट अब ये देख सकते हैं डायग्राम के हिसाब से आपका कौन कौन सा नदी जो है आपका कहाँ कहाँ से बहती है। तो ये देख सकते हैं कि ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये इस प्रकार से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए आपका कहाँ, ये नर्मदा नदी आपका कहाँ पर गिरती है? तो ये अरब सागर में गिरती है नर्मदा नदी। और ताप्ती नदी भी हम लोग का अरब सागर में आकर, दोनों ही नदियाँ आपका पूर्व पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। कौन? नर्मदा और ताप्ती। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि गोदावरी जो है यहाँ से होकर निकलती है और आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और उसके बाद यहाँ पर कृष्णा नदी ये यहाँ पर आकर गिरती है। और ये कावेरी नदी यहाँ पर देख सकते हैं, ये कावेरी नदी है। उसके बाद ये महानदी जो है आपका उड़ीसा से होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना नदी आपका हिमालय से निकलती है और प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। और ये बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में ये गंगा नदी बहती है। और ये गंगा नदी ये हिमालय से निकलते हुए आपको गंगा यमुना का संगम कहाँ है? ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे इंडस यानी कि सिंधु, फिर सिंधु, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये आपको 5 नदियाँ आपको कहाँ बहती है? मुख्यतः ये पाकिस्तान में बहती है। और ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र यहाँ से होकर आपका निकलती है और इससे होते होते आपका बंगाल की खाड़ी में आपका मिल जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति को देश जाता है जो वर्ष का। अच्छा, आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना का होता है, ये आपको बताना। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत का उपराष्ट्रपति का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं साथियों। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा क्या होता है? संवैधानिक कार्यालय होता है, संवैधानिक कार्यालय होता है। भारतीय संविधान के आपका 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य करता है, लेकिन पद की समाप्ति के बावजूद जब वे चलिए अब उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद राज्यसभा का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है और लाभ का कोई अन्य पद नहीं करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे देख लेते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट है साथियों यहाँ पर, देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचन मंडल के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है चुनाव से संबंधित जो है उपराष्ट्रपति का।
अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि किस स्थान को धम्म और संघ की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है। तो धम्म और संघ की जन्मस्थली के रूप में कौन सा स्थल को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सारनाथ हो जाएगा सही उत्तर, जो कि धम्म और संघ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इसका सही उत्तर सारनाथ हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल साथियों। ये सारनाथ हो जाएगा हम लोग का धम्म और संघ का मुख्य स्थल सारनाथ। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था कहाँ, ये सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो उपदेश दिया था सारनाथ में पहला, तो उसे क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसे धम्म और संघ का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये सारनाथ आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म से संबंधित। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है आपका, प्रबुद्ध, धम्म यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ यानी कि बुद्ध का मतलब प्रबुद्ध, धम्म का मतलब होता है गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, और संघ का मतलब होता है धम्म का अभ्यास करने वालों के लिए मठवासी आदेश। तो बुद्ध, धम्म और संघ ये 3 रत्न है कौन से धर्म के, ये बौद्ध धर्म से संबंधित। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पर बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का। उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि एशिया का प्रकाश कहा जाता है किसे, गौतम बुद्ध को। और जिसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, कहाँ, ये नेपाल में हुआ था। नेपाल का कपिलवस्तु के पास आपका लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था, तो उनके पिता का नाम हो जाएगा आपका शुद्धोधन। शाक्य गण के प्रमुख थे ये उनके पिता। उनके जन्म के 7 दिन बाद उसकी माता माया देवी का देहांत हो गया, और उसकी जो सौतेली माता थी यानी कि प्रजापति गौतमी, उसके द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था। और सिद्धार्थ का विवाह जो है 16 वर्ष की उम्र में किसके साथ हुआ साथियों, ये आपका यशोधरा के साथ आपका 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि चक्रवर्ती गोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया है। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है, इन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, आपका हो जाएगा सही उत्तर तमिलनाडु में क्या था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व, कहाँ, ये तमिलनाडु में। आइए अब इसके बारे में डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं साथियों। जैसे कि तमिलनाडु में 13 अप्रैल को तिरुचि में अपना मार्च शुरू किया गया था। चलिए अब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर नमक सत्याग्रह जो है ये हमारा इम्पोर्टेंट है। नमक मार्च या दांडी मार्च, ये दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, ये तीनों हम लोग का महात्मा गांधी के द्वारा मार्च अप्रैल की अवधि के दौरान 1930 में यह शुरू किया गया था। 1882 में ब्रिटिश के नमक अधिनियम के खिलाफ भारतीय लोगों का विरोध था, जिन्होंने भारतीयों को अपने आहार के एक प्रमुख नमक इकट्ठे करने और बेचने से रोक दिया था, जिस वजह से आपका ये नमक सत्याग्रह जो है आपका शुरू किया गया था 1930 में। गांधी जी ने ब्रिटिश नमक नीतियों के प्रतिरोध को सत्याग्रह या सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के अपने एक नए अभियान के लिए क्या क्या एकीकृत विषय घोषित किया, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा जा रहा है कि किस देश किसी खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष की सांद्रता है। तो क्या हो जाएगा आपका, जैव अवर्धन हो जाएगा आपका सही उत्तर। क्या हो जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जैव अवर्धन। आइए अब इस क्वेश्चन का डिटेल में यहाँ पर देख लीजिए। जैव अवर्धन खाद्य श्रृंखला में क्या है, उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर एक क्या है, जीवविद यानी कि टॉक्सिन की सांद्रता होती है, कौन, ये जैव अवर्धन खाद्य श्रृंखला में उच्चतर। चलिए अब आगे यहाँ पर जैसे जैव अवर्धन खाद्य जलों में संदूषणों को पौष्टिक संवर्धन और जीवों के पौष्टिक स्थिति में वृद्धि के साथ रासायनिक सांद्रता भी वृद्धि करता है, रासायनिक का भी वृद्धि करता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये आपको बताना। तो स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत शामिल कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अपने पसंदीदा धर्म को बढ़ावा देना। ये किस में शामिल नहीं है, भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये आपका स्वतंत्र, ये अपने पसंदीदा धर्म को बढ़ावा देना। आइए अब आगे कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं कि धर्म, अपने पसंदीदा धर्म को बढ़ावा देना ये नहीं है। और 25 से 28 के बीच में हम लोग का धर्म की स्वतंत्रता के बारे में जिक्र किया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को अन्य बातों के अलावा क्या बोला जा रहा है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और अधिकार भारतीय स्वतंत्र संविधान के अनुच्छेद कितना में 19, 20, 21 का ए और 22 में दिए गए हैं। ये क्या है, ये अधिकार भारतीय संविधान में भारतीयों को 19, 20, 21 और आपका 22। आइए अब देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में नागरिकों का क्या बात है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 में क्या दिया गया है, 19 में आपका टोटल 6 अधिकारों का संरक्षण के बारे में बात किया गया है। पहला क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा सभा करने की आज़ादी, संगठन, घूमना, निवास करना और व्यवसाय करना। ये आपका टोटल कितने हैं, टोटल 6 अधिकार आपको दिए गए हैं। 20 में क्या बोला जा रहा है कि 20 में आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपका संरक्षण, ये कितना में है, अनुच्छेद आपका 20 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 20 में है। और अनुच्छेद 21 में साथियों क्या है, अनुच्छेद 21 का क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार कितना में है, अनुच्छेद 21 का ए में। और अनुच्छेद 22 में क्या है, तो अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ में संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया है। अब आगे चलते हैं साथियों, आगे हम लोग यहाँ पर 6 मौलिक अधिकार यहाँ पर देख सकते हैं। 6 मौलिक अधिकार में क्या है, 14 से 18 में समानता का अधिकार, उसके बाद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 हो जाएगा आपका धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार 29-30 में हो जाएगा। और आपका 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 32 से 35 आता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है ये आपका कौन से खेल से संबंधित है, आइए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हॉकी से संबंधित है। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है साथियों, ये आपका हॉकी कप है। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी कप है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका कप है, जैसे हॉकी के कप और ट्रॉफी यहाँ पर देख सकते हैं हॉकी से संबंधित, जैसे बेटन कप हॉकी से, नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, हॉकी से। और स्टैनली कप भी हॉकी से, आगा खां हॉकी, मेजर ध्यानचंद्र ट्रॉफी हॉकी से, वेलिंगटन कप हॉकी से। गोल्फ पर आते हैं तो राइडर कप गोल्फ, वॉकर कप गोल्फ, कनाडा कप गोल्फ, आइजन हावर कप हो जाएगा आपका गोल्फ से। क्रिकेट में आते हैं तो रणजी, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एजरा कप, एसएच कप, विश्व कप, गावस्कर वार्डर ट्रॉफी। बैडमिंटन में क्या हो जाएगा, बैडमिंटन में थॉमस उबेर यूरोप मलेशियाई कप और हरीलेला कप, ये आपका बैडमिंटन के प्रमुख जो है ये कप है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो क्या है, कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपको बताना है साथियों। तो मोहनजोदड़ो हमारा कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, सिंधु नदी के किनारे स्थित है आपका कौन, ये मोहनजोदड़ो।
आइए अब इसका डिटेल में देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो के बारे में हमारा क्या क्या क्वेश्चन जो है आगे बन सकता है साथियों। तो मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंधु नदी के तट में स्थित है और उसके बाद सिंधु नदी यह भारतीय उपमहाद्वीप में भारत और गंगा के मैदान की मुख्य नदियों में से एक है। कौन? ये सिंधु। उसके आगे यहाँ पर क्या दिया गया है, जिससे यह भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की लंबाई के साथ अरब सागर में बहती है। कौन? इससे होकर आपका अरब सागर में जाकर ये गिरती है। कौन? ये सिंधु नदी। मानसरोवर झील के बारे में यहाँ पर, जैसे मानसरोवर के पास के क्षेत्र में तिब्बती पठार का उद्गम नदी भारत के लद्दाख से होकर गिलगिट बल्तिस्तान की ओर जाती है। ये अब आगे हम लोग का कुछ, हाँ यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो की खोज कब करी गई है, तो 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके द्वारा, ये आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो का खोजा गया है। और 1921 में जो है हड़प्पा का किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हो जाएगा आपका हड़प्पा को खोजा गया है। मोहनजोदड़ो को 1980 में आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी आपको शामिल किया गया है। कब? 1980 में मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, क्रेते और नाटेचिको क्या है सभ्यताओं का समकालीन भी है। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। आइए अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग का यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी से संबंधित यहाँ पर क्या दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जिसको भारतीय उपमहाद्वीपों की सबसे पुरानी क्या है, ज्ञात सांस्कृतिक शहर है। कौन? ये सिंधु घाटी सभ्यता। ये इसको कांस्य युगीन का समाज भी माना जाता है और इसका जो तिथि है लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व दिखाई जाती है। हालांकि यह दक्षिण भारत के बाद आपका दूसरा। चलिए अब इसको खोजा कब गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1921 में पंजाब के क्षेत्र में हड़प्पा और फिर आपका 1922 में सिंधी के क्षेत्र में सिंधु नदी के पास आपका मोहनजोदड़ो को खोजा गया है। अब चलिए अब क्या है, हाँ यहाँ पर किसके द्वारा यहाँ पर खोजा गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हड़प्पा को किसके द्वारा खोजा गया, 1901 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया। और धोलावीरा को जो है, धोलावीरा को किसके द्वारा, पी जोशी के द्वारा खोजा गया 1967 से 68 के बीच में। और जनहुदड़ो का खोज किसने किया, तो जनहुदड़ो हो जाएगा कब, मजुमदार ने किया है जनहुदड़ो का। धोलावीरा को किसने किया, जोशी ने किया है। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि टोडरमल द्वारा जब्ती प्रणाली की शुरुआत आपका किस, क्या बोला जा रहा है कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत किस मुगल सम्राट के हित में था। तो टोडरमल जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, आइए देख लेते हैं। तो टोडरमल का हो जाएगा हमारा शायद अकबर। आइए देख लेते हैं एक बार। हाँ, टोडरमल क्या हो जाएगा साथियों, ये टोडरमल हो जाएगा हमारा अकबर। जो टोडरमल द्वारा आपका जब्ती क्या है, जब्ती प्रणाली की शुरुआत की गई थी, वह कौन सा मुगल सम्राट का वित्त मंत्री थे, तो ये अकबर का वित्त मंत्री आपका टोडरमल था, जिसके द्वारा जो जब्ती प्रणाली शुरू किया गया था। आइए अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1556 में अकबर अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बने और 13 वर्षीय अकबर ने बैरम खां ने क्या है सिंहासन पर बैठा है, ठीक है, शहंशाह घोषित किया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि दास प्रथा को समाप्त किया था 1562 में। और आगे कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ जजिया कर लगाने वाला जो जजिया कर को समाप्त किया कब किया था, तो 1964 में जजिया कर को समाप्त किया। दास प्रथा को 62 में, 64 में जजिया कर को किसके द्वारा, ये अकबर के द्वारा समाप्त किया गया है। और हाँ इसके द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा, हुमायूं का मकबरा, जोधाबाई पैलेस, अकबर का मकबरा, अकबर के द्वारा क्या है ये कुछ जो महत्वपूर्ण वास्तुकलाएं थी। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे हम लोग का जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रणाली, जैसे कि यहाँ पर शाहजहाँ के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि शाहजहाँ जो है ये कब से कब ये कार्यकाल, ये 1628 से लेकर 58। जहांगीर का जहांगीर का
तीसरा पुत्र था, यह भी आपको ध्यान रखना है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बाबर, हुमायूं, उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इस प्रकार से जो है कार्यकाल इनका चलते रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आगरा में ताजमहल और पुरानी दिल्ली में लाल किला भी शामिल है। शाहजहां द्वारा आपका निर्मित किया गया है ताजमहल और दिल्ली का लाल किला। हुमायूं पर चलते हैं साथियों, तो हुमायूं के द्वारा यहाँ पर कार्यकाल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और क्या, हाँ, हुमायूं के द्वारा बक्सर के पास गंगा तट पर चौसा का युद्ध यहाँ पर देख सकते हैं कि सरसा मठो। चलिए अब औरंगजेब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर फैक्ट, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है साथियों, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा आपका महेंद्रगिरी। सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। क्या ये महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी। ये देख सकते हैं कि उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। और अनाईमुडी यहाँ पर नोट है, यहाँ पर अनाईमुडी पश्चिम घाटों की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाएगा तो अनाईमुडी हो जाएगा, और पूर्वी घाट का पूछा जाएगा तो आपका महेंद्रगिरी होगा। आइए अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि दूसरी जैन संगति, क्या बोला रहा है कि दूसरी जैन संगति कहाँ आयोजित हुई। तो दूसरी जैन संगति हो जाएगा हमारा वल्लभी में आयोजित की गई है दूसरी जैन संगति। आइए अब आगे हम लोग का डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरी जैन संगति आपको गुजरात के वल्लभी में जो है आयोजन की गई थी। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन बिहार के वैशाली में हुआ था। चलिए अब आगे, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, बिहार के वैशाली में। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपका पहली संगति यानी कि जो है पहली संगति के समय का बिहार पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। दूसरी कहाँ, ये दूसरी आपका वल्लभी गुजरात में। अब देख सकते हैं यहाँ पर पहली कहाँ, पहली हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, दूसरी हो जाएगा आपका कहाँ, वल्लभी गुजरात में। चलिए दूसरी वल्लभी गुजरात में। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा, हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे महावीर के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो महावीर का जन्म कब हुआ था, महावीर का राजा आपका जन्म सिद्धार्थ रानी त्रिशला पुत्र के रूप में हुआ था। पिता का नाम क्या था आपका, सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला। महावीर का जन्म कब हुआ था, तो महावीर का जन्म हो जाएगा आपको 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर कौन से वंश के थे, तो इच्छाबुक वंश के थे, और वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। किसका, महावीर का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। और बिहार के रिजुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था। और ये महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और इन्होंने 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त कर चुके थे, यानी कि ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। कितना वर्ष, 42 वर्ष की उम्र में 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। और इनका जो मृत्यु है यहाँ पर पावापुरी 468 ईसा पूर्व में आपका 72 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया था। तो चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि अल्बाट्रस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है, ये आपको बताना। तो अल्बाट्रस जो है यह कौन सा खेल से संबंधित है, आइए देख लेते हैं। तो अल्बाट्रस हो जाएगा हमारा सही उत्तर गोल्फ से संबंधित है साथियों। कौन सा, ये अल्बाट्रस। अल्बाट्रस शब्द का प्रयोग आपका 3 अंडर पार है, किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है आपका अल्बाट्रस। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया है जैसे गोल्फ से संबंधित जो शब्दवाली है, ईगल है, अल्बाट्रस है, ये किससे संबंधित है, आपका गोल्फ से संबंधित है। फेयरवे, ये भी आपका टी बॉक्स, ये आपका किससे संबंधित है, गोल्फ से। बेसबॉल में यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसबॉल में आपका होम रन हो जाएगा आपका। फुट आउट किससे संबंधित है, तो फुट आउट भी आपका बेसबॉल से संबंधित है। क्रिकेट में आपका ये जो आपका सीमर, स्कोर लेग, वाइड बॉल, पवेलियन, बेल्स,
नॉकआउट, स्लिप गली, गुगली, लॉन्ग ऑन, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। खो खो में चलते हैं तो जैसे रनर, चेंजर, बॉल बॉय, आउट और फाउल, ये खो खो में। लॉन टेनिस पर बात करते हैं तो लॉन टेनिस हो जाएगा आपका क्या है, बॉकहैंड ड्राइव, बॉकहैंड ड्राइव। उसके बाद क्या है, अप्रोच शॉट। मुक्केबाजी में आते हैं तो जैसे कि यहाँ पर किडनी पंच, फुटवर्क, ये आपका मुक्केबाजी से संबंधित कुछ खेल के शब्दवालियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर ने अपने शतक बनाया, ये आपको बताना है। सचिन तेंदुलकर ने अपने शतक बनाया, अच्छा पहला शतक आपको कौन सा मैच में बनाया, ये आपको बताना है। तो सचिन तेंदुलकर जो है आपका पहला शतक कौन सा मैच में बनाया है, तो आइए देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट है, ये 79 मैच में जो है आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंचुरी सचिन तेंदुलकर के द्वारा लगाया गया। कितना आपका 79वें मैच में। सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेट प्लेयर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वनडे में 5 साल बाद, क्या बोला जी, वनडे में 5 साल बाद आपका 1994 को पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 79वें मैच में अपना पहला शतक लगाया था। चलिए अब आगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ पर किसके खिलाफ यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है कोलंबो में 110 रन का पारी खेला गया था। और प्लेयर ऑफ द मैच भी, चलिए अब सचिन तेंदुलकर ने अब तक वनडे करियर में इतना, चलिए अब आगे देख लेते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि मैकमोहन लाइन एक ऐसी रेखा जो चीन और किस भारतीय राज्य को अलग करती है, ये आपको बताना है। तो मैकमोहन रेखा हमारा भारत, चीन और भारत के कौन से राज्य को अलग करती है, तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश को अलग करती है। कौन, ये मैकमोहन लाइन रेखा, चाइना और भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को। आइए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये जो इम्पोर्टेंट है, भारत का राज्य आपका जिससे 1987 या नॉर्थ फ्रंटियर एजेंसी निर्मित होने वाली एक राज्य बनाया गया है। असम और नागालैंड राज्यों के साथ एक दक्षिण सीमा साझा करता है मैकमोहन। चलिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट दिया है साथियों। हाँ, तो इस प्रकार से जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी यहाँ पर कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका ईटानगर है। और पूर्वोत्तर भारत के 7 बहन राज्यों में से यह अरुणाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त होता है साथियों। तो क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जाते जाते एक लाइक ज़रूर करिए, और दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी करिए। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।